Good afternoon, students. In the last lecture, we had discussed the concept of stock exchange, and in this lecture, we are going to discuss the concept of trading procedure. Trading procedure, there are some procedure that is followed by stock exchange. Firstly, selection of broker. स्टॉक एक्सचेंज में हमने क्या डिस्कस किया था कि स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट विच प्रोवाइड लिक्विडिटी ऑफ आवर सिक्योरिटीज, और सिक्योरिटीज से हमारा मतलब क्या था, शेयर्स, डिवेंचर्स। अब हमें इन सिक्योरिटीज को प्रोसीजर ट्रेडिंग करने के लिए, दैट मीन्स फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ दिस सिक्योरिटीज, स्टॉक एक्सचेंज फॉलो सम प्रोसीजर। ऐसा नहीं कि हमने सोचा कि हमने सिक्योरिटीज को सेल परचेज करना है और डन, नहीं, इसमें एक पर्टिकुलर प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं। वो प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले है सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। हम जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में सारी की सारी जो जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होती है वो ब्रोकर के थ्रू होती है, और ब्रोकर जो है ये रजिस्टर्ड होता है कहाँ पर? सेबी से। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का जितना भी काम है वो पूरी तरह से सेबी के अंडर ही होता है, सेबी की गाइडेंस में ही होता है। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो यहाँ पे ब्रोकर्स होंगे, जो भी डीमैट अकाउंट, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, वो सब सेबी की ही गाइडेंस में होंगे। ठीक है, पूरी तरह से इसको जो हैंडल करने का काम है, पूरी तरह से जो डीलिंग है वो सारी की सारी सेबी के थ्रू होती है। सेबी इज द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जो यहाँ पे ब्रोकर हम सेलेक्ट करेंगे, ब्रोकर भी हम कहाँ से रजिस्टर्ड होना चाहिए? सेबी से। तो यहाँ पे हम ब्रोकर को, और यहाँ पे नेसेसरी है कि जितनी भी डीलिंग होंगी स्टॉक एक्सचेंज की, जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, ये किसके थ्रू करते हैं? ब्रोकर्स के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे पहले सबसे काम क्या है कि हमें ब्रोकर्स को अपॉइंट करना है। जब हम ब्रोकर्स को अपॉइंट कर लेंगे तो इन्वेस्टर्स को जो है सिक्योरिटी के लिए क्या करना होगा? ब्रोकर और क्लाइंट एग्रीमेंट है, ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट पे साइन करना होगा, और उसके बाद ब्रोकर एक फॉर्म देगा रजिस्ट्रेशन के लिए। ये जो है, जो इन्वेस्टर है वो पूरा का पूरा फॉर्म फिल करेंगे। उस फॉर्म में हमारी कौन कौन सी डिटेल होंगी? नेम होगा, नेम और एड्रेस होगा जो ब्रोकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म देगा। उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, और उसमें बैंक अकाउंट की सारी डिटेल, उसका पैन नंबर, मतलब इस तरह से नंबर ऑफ जो डिटेल्स है वो सारी की सारी ब्रोकर्स उनसे मांगेगा। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करनी होगी, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे वेरिफिकेशन होता है। पैन नंबर सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि यहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ का सेल परचेज है वो विदाउट पैन नहीं हो सकता है। पैन परमानेंट अकाउंट नंबर। उसके बाद जब हमने ब्रोकर का सिलेक्शन कर लिया और ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट साइन हो गया, तो सेकेंड हमारा क्या आता है? ओपनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट विद द डिपॉजिटरी। डीमैट मीन्स डीमेटेरियलाइजेशन। अब हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है स्टॉक एक्सचेंज की, वो सारी ट्रांजेक्शन्स हमारी ऑनलाइन होने लगी हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स है, सारी ट्रांजेक्शन इंटरनेट के थ्रू होता है। जो भी सिक्योरिटीज़ का सेलिंग परचेजिंग है, और जो सिक्योरिटीज़ की जो पेमेंट होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं किसी कंपनी में मनी इन्वेस्ट करने जा रही हूँ, तो मुझे मनी जो ट्रांसफ़र करनी है वो भी डीमैट के थ्रू होगी, और अगर मैं अपने शेयर्स को कैश में कन्वर्ट कर रही हूँ तो जो पेमेंट आएगा वो मेरे अकाउंट में आएगा। तो शेयर्स की सेलिंग और परचेजिंग के लिए डीमैट अकाउंट खोला जाता है। तो हमारे यहाँ पे जो अब डीमैट अकाउंट किसके थ्रू खोला जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास दो है, एक है हमारा NSDL और CDSL। ठीक है, NSDL क्या है? नेशनल सेविंग डिपॉजिटरी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और CDSL क्या है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड। तो ये हमारे हैं जिनके थ्रू हम अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। तो डीमैट अकाउंट हमारा ब्रोकर के थ्रू ही ओपन किया जाता है। ठीक है, और डीमैट अकाउंट खोलने के बाद जो यहाँ पे जो हमारे ब्रोकर हैं, ये पूरी तरह से डीमैट अकाउंट को मेंटेन करते हैं। क्या क्या काम करते हैं? सबसे पहले उनका डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे। डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद उनके अकाउंट बैलेंस को मेंटेन करके रखना। थर्ड, उनको टाइम टू टाइम जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है उसकी पेमेंट करते रहना। दैट मीन्स कि इन्वेस्टर को पूरी तरह से अपडेट करना। इज इट क्लियर? डीमैट अकाउंट खोलने से बेनिफिट क्या होता है? जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हमारी होती है वो सब ऑनलाइन होती है, इंटरनेट के थ्रू। अगर हमें मनी पे करना है या रिसीव करना है, सब डीमैट अकाउंट में होगा।
प्लेसिंग ऑर्डर, अब हमने ब्रोकर को भी सेलेक्ट कर लिया जो सेबी से रजिस्टर्ड है, हमारा डीमैट अकाउंट भी ओपन हो गया और प्लेसिंग ऑर्डर। अब हम क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटीज को सेल परचेज करने के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हमें कितनी नंबर ऑफ सिक्योरिटीज को सेल परचेज करना है, हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो दिस इज द थर्ड वन। जब हम यहाँ पे सिक्योरिटीज़ को सेल परचेज करते हैं तो हमें वहाँ पे सिक्योरिटी का प्राइस है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमें सिक्योरिटीज़ खरीदनी है तो उसका हमें नंबर ऑफ शेयर्स, ये सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब है स्टार्टिंग ऑनलाइन मैचिंग। अब क्या है कि अब यहाँ पे कस्टमर इन्वेस्टर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब उसने अलग अलग सिक्योरिटी का रेट बताया कि वो कहाँ तक की, किस प्राइस तक की सिक्योरिटी को परचेज करना चाहता है। तो अब स्टार्टिंग ऑनलाइन मैचिंग, अब क्या करेगा ब्रोकर, अब ऑनलाइन चेक करेगा कि जो हमारा जो इन्वेस्टर है उसके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग चेक करेगा कि कौन सी सिक्योरिटीज में कहाँ पर मनी इन्वेस्ट करना इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियल है, वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को चेक करेगा। उसके बाद कम्युनिकेटिंग मेंशन्ड प्राइस टू ब्रोकर्स टर्मिनल, फिर जैसे ही वो मैच करेगा जो मेंशन प्राइस है वो ब्रोकर के टर्मिनल पे आ जाएगा और ब्रोकर वहां से फिर वो प्राइस किसको देगा, किसको बताएगा, इन्वेस्टर को। इज इट क्लियर? जब ऑर्डर आ जाएगा कि मुझे यहाँ इतने रुपीस तक का सिक्योरिटी चाहिए तो वो ऑनलाइन मैच करेगा कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना उसके लिए बेटर है, और फिर जो मेंशन प्राइस है वो ब्रोकर का अपना टर्मिनल बना रहता है, वहां पर उनके टर्मिनल पर वो पूरी की पूरी डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ पे सिक्योरिटीज हो गया, सब कुछ काम वेरीफाई हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट नोट, अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही वो सिक्योरिटी का ऑर्डर कर लिया, वेरीफाई हो गया, तो अब यहाँ पे ब्रोकर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट नोट में हमारी कुछ डिटेल्स होंगी, जैसे उसने कितनी नंबर ऑफ सिक्योरिटीज परचेज की हैं, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, उनका प्राइस, ठीक है, और डेट और टाइम, और जो ब्रोकर है ब्रोकर अपना चार्ज भी लेगा। ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट नोट में वो बनाएगा। जब सिक्योरिटीज इशू कर देगा तो वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करेगा। कॉन्ट्रैक्ट नोट में हमारा क्या क्या होगा, कितनी सिक्योरिटीज, कितने नंबर ऑफ शेयर्स परचेज किए हैं, प्राइस की पर सिक्योरिटी, एक शेयर 10 का है, 20 का है, 100 का जो है वो, डेट और टाइम, और ब्रोकर का भी अपना कुछ चार्ज होगा क्योंकि इन्वेस्टर डायरेक्ट तो इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे हैं, ब्रोकर के थ्रू कर रहे हैं, तो वो भी अपना चार्ज लेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है पे इन डे वर्किंग। पे इन डे वर्किंग में हमारा बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। पे इन डे में क्या होता है कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू होने से पहले, बिफोर इशूइंग द कॉन्ट्रैक्ट नोट, वो क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटीज को भी सेल परचेज कर सकते हैं और पेमेंट भी कर सकते हैं। दैट इज नॉन एज पे इन डे। दैट मीन्स इसको हम बोलते हैं कि बिफोर सेटलमेंट। ठीक है, हमने यहाँ पे अभी सिक्योरिटीज का सेल परचेज नहीं किया है, लेकिन उससे पहले ही, कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करने से पहले ही, तो हम यहाँ पर जो मतलब कि हम यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। सेटलमेंट इन प्रोग्रेस, देखो जो भी यहाँ पे जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो T+2 डेज यहाँ पे हम कंसेप्ट यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्वेस्टर ने आज सिक्योरिटी खरीदी है मंडे को, फॉर एग्जांपल मंडे को खरीदी है और पेमेंट भी कर दी है, लेकिन यहाँ पे जो पूरा का पूरा सेटलमेंट होगा वो वेंसडे को होगा। ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन को सेट होने में 2 डेज का टाइम लगता है। मंडे को जो काम हुआ है वो जो पूरी तरह से जो सिक्योरिटी ट्रांसफर होंगी और जो पेमेंट ट्रांसफर होगी वो वेंसडे को होगी। दैट इज नोन एज सेटलमेंट इन प्रोग्रेस। ऑन द स्पॉट हमारी पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन्स नहीं होती हैं, ये 2 डेज का टाइम लेता है। इसको हम बोलते हैं रोलिंग सेटलमेंट। दैट मीन्स कि ये रोलिंग बेसिस पे जो इनका सिस्टम है वो इस तरह से चलता है। आप लोग देखते हो कभी भी आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, जब उसको आप रिडीम करते हो तो उसमें 3 दिन का टाइम लगता है हमारे अकाउंट में पैसा आने में, तो ये T+2 सेटलमेंट इसको कहा जाता है। पे इन आउट डे वर्किंग, देखो पे इन डे में क्या था, हम बिफोर इशूइंग कॉन्ट्रैक्ट नोट पेमेंट भी कर दे रहे थे और सिक्योरिटीज भी ट्रांसफर हो जा रही थी। पे इन आउट वर्किंग, पे इन आउट डे वर्किंग में हमारा क्या होता है, विद इन 24 आवर्स हम पेमेंट, आफ्टर इशूइंग कॉन्ट्रैक्ट नोट, कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू होने के बाद 24 घंटे के अंदर हमें यहाँ पे पेमेंट करना होता है। तो दोनों बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए। पे इन डे में क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू होने से पहले, और पे इन आउट में क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू होने के बाद, वो भी हम 24 घंटे के अंदर हम पेमेंट कर सकते हैं। डिलीवरी ऑफ शेयर, अब सारा हमारा प्रोसेस हो गया। अब शेयर्स फाइनली जो है वो इन्वेस्टर के
पास ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, ठीक है। दैट मीन्स कि अब शेयर्स जो है इन्वेस्टर को डिलीवर्ड कर दिए जाएंगे। दिस इज द ट्रेडिंग प्रोसीजर दैट इज फॉलोड बाय द स्टॉक एक्सचेंज। और ये सारी चीज़ों को पूरी तरह से ऑब्जर्व कौन करता है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं सब सेबी की गाइडेंस के अंदर होता है। होमवर्क is totally based on the concept. The allocated function is performed by. Second question, it is a market for short term funds which deals in monetary asset whose period of maturity is up to 1 year। कौन सा है इसमें? विद इन 1 ईयर प्राइमरी मार्केट होता है। ट्रेडिंग प्रोसीजर अभी हमने डिस्कस किया, तो अब मुझे उम्मीद है कि सब ये होमवर्क कर लेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।